अतीक अहमद को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और जहां तक अतीक अहमद की बात की जाए तो उसकी काली कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था रियल एस्टेट का धंधा। मोहम्मद मुस्लिम से उसके क्या संपर्क थे, क्या संबंध थे, और मोहम्मद मुस्लिम और असद का एक जो ऑडियो आया उससे साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से असद जो है वो पैसों की डिमांड कर रहा था। 80 लाख रुपए जो दिए गए थे उसको लेकर जांच की जा रही है कि क्या उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो उमेश पाल हत्याकांड के लिए किया गया था। इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। लेकिन मोहम्मद मुस्लिम ये कौन था, इसका अतीक से क्या संबंध था, और अतीक के गैंग लिस्ट में 14वें नंबर पर मोहम्मद मुस्लिम का नाम है। हमारे साथ इस समय लखनऊ में नासिर जी मौजूद हैं जो कि पीड़ित हैं मोहम्मद मुस्लिम और अतीक से। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध था, इनको किस तरीके से डराया धमकाया जाता था, और इनके रिश्तों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले नासिर जी आपसे हम समझना चाहेंगे कि मोहम्मद मुस्लिम ये कौन था, अतीक से इसका क्या संबंध था, और आप कैसे इनके चपेट में आए, निशाने पर आए? देखिए, हमारा जो बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए मोहम्मद मुस्लिम के एक बड़े भाई हैं जो लेबर कमिश्नर हैं, मोहम्मद अशरफ, उन्होंने अप्रोच किया था और उन्होंने पहले एक कंपनी से हमारा बिल्डर एग्रीमेंट कराया और फिर उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने अकामा डेवलपर्स के अंडर। क्योंकि कंपनीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो बाद में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और उसमें अड़चनें आने लगी, उन लोगों की तरफ से काफ़ी कुछ अवैध निर्माण होने लगा, नक्शे के विरुद्ध जाने लगे, तो ये पता चला कि ये अतीक से एसोसिएटेड कंपनी है। और 2018-19 से हम लोगों ने लगातार कंप्लेंट की है और इस केस को फॉलोअप किया तो मालूम चला कि जो मोहम्मद मुस्लिम का जो परिवार है वो सारे भाई कहीं ना कहीं 4-5 केस में, 30 केस में, 40 केस में अतीक के 7 FIRों में नामजद है। और 2 भाई, सगे भाई जो हैं, मोहम्मद अच्छे और मोहम्मद मुस्लिम, ये तो 5वें नंबर पे और 14वें नंबर पे गैंग लिस्ट में अंकित हैं। इन दोनों के ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं और मुकदमे भी सारे 420 के, वसूली के, 307 के, SC/ST एक्ट के, सरकारी दस्तावेज में हेरा फेरी के। आपके साथ किस तरीके से इन लोगों ने चीटिंग की और कैसे धमकी आपको? देखिए, हम लोग से जो बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक बिल्डिंग तो इन्होंने बनाई नहीं, वो पूरी 13,000 स्क्वायर फुट हम लोग चाहते थे कि बिल्डर एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, तो वो कैंसिल नहीं हो पाया। आज 10-12 साल से ज़्यादा हो गया, उसके लिए भी हम लोग केस लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो बिल्डिंग बनी थी उसके अंदर इन्होंने पूरा बेसमेंट पार्किंग में अपने रिश्तेदारों के फ्लैट बना लिए, छत के ऊपर अपने एक भाई का फ्लैट बना लिया, मोहम्मद मुशर्रफ का। इसी बिल्डिंग में इनके एक और भाई रहते हैं, मोहम्मद नाजिम, वो भी कई मुकदमों में नामजद हैं। और इन सारे जो बिल्डिंगों का काम और मेंटेनेंस और ये सब जो भी इनका मोहम्मद मुस्लिम का काम देखते हैं वो है मोहम्मद अजीज़ और गौहर शिको खां। गौहर शिको खां हमारा भी एक फ़्लैट कब्ज़ा किए हुए, उस फ्लैट कब्ज़ा करवाने में मोहम्मद मुस्लिम का हाथ है, हम पे प्रेशर बनाने के लिए कि हम उनके खिलाफ कुछ ना करें। एक प्रेशर कैसे बनाते थे? प्रेशर सिर्फ अगर आपको यही आदमी हर रोज़ बताए कि हम अतीक के भाई हैं और हम अतीक के आदमी हैं और अतीक बहुत पावरफुल आदमी है, इस केस को ले लीजिए वापस और इसमें कुछ होगा नहीं, कभी आप कुछ कर नहीं पाओगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। धमकी देने के कोई एक तरीका थोड़ी है कि आप अतीक की तरफ से कोई धमकी आपको? भाई, अतीक किसी को फ़ोन करते थे क्या धमकी देने के लिए? आदमी फ़ोन करते हैं उनको धमकी देने के लिए। अच्छा, तो इस बाबत आपने पुलिस में कंप्लेंट किया था? हाँ, कई बार कंप्लेन भी किया, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, और जब मुख्यमंत्री को लिखा उसी के बाद इनका कुछ हिस्सा तोड़ा भी किया, उसमें भी LD वालों ने लापरवाही की, पीछे का हिस्सा नहीं तोड़ा जितना मतलब। अच्छा, आपकी शिकायत पर कार्रवाई की गई और बिल्डिंग का अधूरी कार्रवाई की गई। जो मेन उनके जो फ्लैट और वो थे वो नहीं तोड़े गए, सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस तोड़ा गया और जो 5,000 स्क्वायर फुट के फ्लैट बना लिए थे और छत कब्जा कर लिया था वो सब नहीं तोड़ा गया। ना ही अपने नौकरों के लिए जो 10-12 मकान इन्होंने बना लिए बिल्डिंग के अंदर, ना वो तोड़े गए। जो दूसरा पीछे गेट खुला था वो उन्होंने बंद कर दिया, वो नहीं खोला गया। इसी के अंदर से वो पीछे अपना निकल जाते हैं। अच्छा, अतीक अहमद की अगर बात की जाए, मोहम्मद मुस्लिम की अगर बात किया जाए, लगातार इनकी जो कमाई का जरिया था वो बताया जाता रियल एस्टेट,
प्रॉपर्टी पे कब्जा करना और इन लोगों का नेटवर्क किस तरीके से प्रताड़ित करता था लोगों को, जैसा कि आप बता रहे हैं आप खुद प्रताड़ित। भाई इस समय लखनऊ के अंदर अगर मोहम्मद मुस्लिम का देखा जाए तो कम से कम 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टीज बना चुके हैं। और पर्सनल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्डिंग बना के बेच दी उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी रोड पर चले जाएंगे तो इनके बड़े बड़े फार्म लैंड्स के चक हैं, हैचरीज हैं, जैसे फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं। 15-20 तो बिल्डिंग उन्होंने लखनऊ में बना ली हैं, वृंदावन में है, शीश महल में है। तो अब आप ये सोचिए कि सेल की उन्होंने 1 करोड़ की और परचेज की उन्होंने 50 करोड़ की, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आया होगा ना। और मेरे ख्याल से ईडी वाले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इनके पास पैसा सब वहीं से आता था। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसके लिए जो अब प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, एग्रीमेंट करने के बाद भी वो एग्रीमेंट से अलग हट जाना, ये तमाम चीज़ों को करने के लिए वो किस तरीके से अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते थे, और दूसरा क्या इसके लिए सरकारी जो अधिकारी थे उनका भी इस्तेमाल किया जाता था? अब बहुत एक छोटी सी बात बताऊं कि जब मैं कंप्लेन करने गया हूं तो उससे पहले मेरे खिलाफ 107-16 केस हो जाता था थाने के अंदर। आप समझ रहे हैं कि मैं एक नॉर्मल सिटीजन अगर जा रहा हूं तो एक 45 केस का सजायाफ्ता मुजरिम जो है वो मेरे खिलाफ केस करा सकता है, मैं उसके खिलाफ केस नहीं करा सकता हूँ क्योंकि पुलिस सुनेगी नहीं। मेरे ऊपर कम से कम 8-9 तो 107-16 हो गए और SC/ST भी लग गया। तो आप ये सोच लीजिए कि एक आदमी जो कि थाने नहीं भी आता है उसकी तहरीर पे मेरे खिलाफ केसेस लिख लिए जाते हैं और वो आराम से घूमता रहता है। और मेरे खिलाफ केस लिखाने के लिए 200 वकील आए थे। अच्छा, मतलब कि मेरे खिलाफ केस लिखाने के लिए 200 वकील थे। पूरा थाने का घेराव करके लिखवाई गई हैं रिपोर्टें। ये उसकी पावर है। उसमें मतलब पूरे लखनऊ के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सब वहीं बैठे हुए थे। तो अब आप समझ लीजिए किसका होगा। और जो केस लिखवा रहा था वो ड्राइवर था और उसके लिए 200 वकील आए थे। मतलब किसी न किसी बहाने से मुकदमा दर्ज कराकर आपको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश। बिल्कुल, हर महीने 4-5 मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश होती थी। मेंटल टॉर्चर करते थे। इनका जो एक वकील है गौहर शिको खां, वो कहने को वकील है, काम इनके लिए ही करता है, इनका पूरा मैनेजमेंट देखता है, वही कब्जा किए हुए फ्लैट, वही अवैध बिजली चलवाता है पूरे अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, लखनऊ में आपकी जानकारी में कितने इनके सताए हुए लोग, कितने पीड़ित होंगे? बहुत हैं। पाम पैराडाइज चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप हर बिल्डिंग पे जाइएगा आपको पीड़ित लोग मिल जाएंगे। आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, आप हर बिल्डिंग पे जाइए। आदमी बोलने से देखिए कतराएगा, डरता है, अभी भी डर रहा है। बहुत बड़ा क्यों डर ऐसा क्यों? जिस तरीके से ये खबरें भी सामने आई कि इनके ISI से भी लिंक थे और अंडरवर्ल्ड से भी लिंक थे। लोग तो इनके यहाँ हर रोज़ हर हफ्ते तांता लगा रहता था। बहुत लोग आते थे, नेता आते थे, अभिनेता आते, मतलब सब आते थे इनके यहाँ। ऐसी कोई बात नहीं, पैसा था, पैसे से सब मैनेज कर रहे थे। मगर आप हर बिल्डिंग पे जाएंगे, हर बिल्डिंग पे आपको इनके प्रताड़ित लोग मिल जाएंगे। और आदमी घबराता है इसलिए क्योंकि देखिए अतीक के मरने के बाद भी मुस्लिम जिंदा है और मुस्लिम के साथ काम करने वाले 50 लोग जिंदा हैं। तो एक आदमी के मरने से गिरोह ख़त्म नहीं हो जाता ना। अब आपको गैंग लिस्ट दे रहे हैं, उसके अंदर 40 आदमी हैं, क्या 40 ख़त्म हो गए या अंदर हो गए जेल में? तो डर तो बना ही रहेगा। गुड्डू मुस्लिम कभी आप देखिए ये सब चीज़ें मैं भाई मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं कि मैं सबको शक्ल से पहचानूँ। हाँ, कोई IAS IPS आ रहे हो तो मैं पहचान जाता कि भाई अच्छे आदमी हैं, इनके कहीं इंडिया टुडे में आओ देखा। अब गुड्डू मुस्लिम टाइप और परवेज और ये वो सब कौन है सब, लेकिन साथ में इनके लोग रहते थे। आप सोशल मीडिया पे फोटोज़ मैं आपको दे दूंगा, मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ एक्सेस की हैं। सब एक साथ आपको आपस में घुलते मिलते शादियों में दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर ये थे नासिर, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि किस तरीके से अतीक अहमद जो है वो अपने गुर्गों के ज़रिए, अपने करीबियों के ज़रिए न सिर्फ कब्ज़ा करने का काम करता था, बल्कि जब वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उसके बाद भी उन चीज़ों पर कहीं न कहीं धोखाधड़ी करता था। और अगर पीड़ित उससे इस बाबत बात करने की कोशिश करते थे तो उनको बाकायदा धमकाया जाता था, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता था।